आपके 13 अप्रैल से यहाँ पर फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो गए। यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 30 साल। यहाँ पर एससी और एसटी को 5 साल की छूट दी गई है, ओबीसी को यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई। इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, इसमें पक्का एनसीसी का सी सर्टिफिकेट मांग रखा होगा। जिसके पास सी नहीं होगा वो इसमें यहाँ पे चाहे पेपर में कितने भी नंबर ले आए वो सिलेक्शन नहीं ले सकता। आप देखोगे यहाँ पर 3003 वैकेंसी है। आपका 2026-27 का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। स्टेज 2 होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बार एक सेक्शनल टाइमर दे दिया कि आप एक पार्ट के लिए आपको 15 मिनट का ही समय दिया जाएगा। देखो ये आपका मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास वालों के लिए, ये आपका 12वीं पास के लिए, ग्रेजुएशन के लिए सिलेबस है। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। आज हम एक ऐसे एग्जाम के बारे में बात करने वाले जिसकी हर साल वैकेंसी आती है लेकिन कभी भी वैकेंसी पूरी नहीं भरी जाती। इसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि बच्चों के पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है जिससे वे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो पास कर लेते हैं लेकिन फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो बाहर हो जाते हैं। तो आज हम इस एग्जाम के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे और एग्जाम का नाम है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2026 में फेज 14 की वैकेंसी। इस वैकेंसी में आपका एज क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबसे जरूरी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी है और यहां पर किन किन पोस्टों पर यह वैकेंसी आई है, इन सब के बारे में, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। एक एक चीज आपके लिए जरूरी है क्योंकि अगर आप कहीं भी अपने आप को थोड़ा सा भी पीछे रख लेते हो तो वहां पे आपके सिलेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए जो पूरा ज्ञान है वो लेना जरूरी है, अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। सबसे पहले आप समझ लो, देखो एसएससी सिलेक्शन फौज की हर साल वैकेंसी आती है। आप देख सकते हो 2023 में 5639 वैकेंसी आई थी, 2024 में 2049 वैकेंसी आई, 2025 में 2423 वैकेंसी आई और 2026 में ये आपकी 3003 वैकेंसी आई। अब इसके जो फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो गए वो आपके 13 अप्रैल से यहां पर फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो गए और जिसकी लास्ट डेट है आपके पास 4 मई। 20 दिन का समय है आपके पास, आप यहां पे फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आपके फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है उसको ठीक करना जरूरी है। उसके लिए आपको 11 मई से 13 मई का समय दिया गया है और जो एग्जाम की डेट है वो एक्सपेक्टेड की गई है कि जून के महीने में आपके पास आपका एग्जाम हो जाएगा। अब आप देख रहे हो अप्रैल चल रहा है, मई, जून, यानी कि लगभग आपके पास 2 महीने या 2.25 महीने का ही टाइम है। इन 2 या 2.25 महीने में आपको बता दूं, आप बस इसकी प्रिपरेशन कर लो और अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। आप पेपर देने चले जाओ, आपकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी और डॉक्यूमेंट आपके पास पूरे होने चाहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। किसमें सर? सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 में। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान से बात समझना कि यहां पर अगर हम बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या होती है। यहां पर अगर आप 10वीं पास है तो भी आप एग्जाम दे सकते हो, 10वीं पास की पोस्ट भी आपको देखने को मिलेगी। आप 12वीं पास है तो 12वीं पास की पोस्ट भी आपको देखने को मिलेगी और ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की पोस्ट भी आपको देखने को मिलेगी। यहां पे जो मिनिमम एज है वो आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 30 साल। लेकिन डिपेंड करेगा कि किस पोस्ट में कितनी मानी है। कुछ में मिनिमम एज 18 साल होती है, कुछ में 20 होती है और कुछ में 22 होती है। ऐसी मैक्सिमम एज कुछ में 25 होती है, कुछ में 28 होती है और कुछ में 30 होती है। जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो इस डेट को काउंट की जाएगी, 1 जनवरी 2026 को आपकी एज काउंट की जाएगी। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन 4 मई 2026 तक आपके पास 10वीं पास है तो 10वीं का रिजल्ट आ जाना चाहिए, 12वीं पास का फॉर्म भर रहे हो तो 12वीं का रिजल्ट आ जाना चाहिए, अगर आप ग्रेजुएशन का फॉर्म भर रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन का आ जाना चाहिए। और आप ये बात ध्यान रखना कि जब आप फॉर्म भर रहे हो आपको ये पता हो कि आप ये जो एज लिमिट है इसको भी आप फुलफिल कर रहे हो और आपकी क्वालिफिकेशन है इसको भी फुलफिल कर रहे हो, तभी आप फॉर्म भरना। नहीं तो उस फॉर्म को भरने के बाद आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपका रिजेक्शन हो जाएगा। यहां पर एससी और एसटी को 5 साल की छूट दी गई है, ओबीसी को यहां पर 3 साल की छूट दी गई, इसी प्रकार से पीडब्ल्यूडी को 10 साल की छूट दी गई है। ये आपको अलग से एक्स्ट्रा छूट मिली हुई है। अब देखो ध्यान से, यहां पर पोस्ट कौन कौन सी होती है। देखो कुछ पोस्ट सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की होती है, जूनियर इंजीनियर की भी पोस्ट होती है, नर्सिंग ऑफिसर की भी पोस्ट होती है, फार्मासिस्ट की भी पोस्ट होती है, एमटीएस स्टाफ की भी पोस्ट होती है, ड्राइवर मैकेनिक की भी पोस्ट होगी और लाइब्रेरियन और यूडीसी की भी पोस्ट होगी। अब देखो यहां पर यूडीसी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको किसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपका क्लर्क ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको किसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका एमटीएस स्टैम्प एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको किसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए इसमें अलग से आपको कोई डिप्लोमा या डिग्री मांग रहा होगा, ऐसे ही जूनियर इंजीनियर के लिए भी, नर्सिंग ऑफिसर के लिए कोई नर्सिंग का कोर्स मांग रहे होंगे, ऐसे ही फार्मासिस्ट के लिए मांग रहे होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप फार्मासिस्ट का फॉर्म भर रहे हो तो आपने कोई भी बी फार्मा ये सारी चीजें का किया होगा, कुछ ना कुछ इनके डॉक्यूमेंट्स मांग रखे होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आपको जब आप फॉर्म भर रहे होगे वहां पे आपको पता चल जाएगा। ऐसे लाइब्रेरियन का आपने कोर्स किया होगा, लाइब्रेरियन के बारे में फॉर्म भर रहे हैं, सिर्फ 12वीं नहीं, मान लो आप लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए भरे, वहां पे 12वीं लिखा है, लेकिन लाइब्रेरियन का कोर्स भी तो आपने किया होना चाहिए ना। और सबसे ज्यादा क्या होता है, बच्चा फॉर्म भर देता है, लास्ट में उसके पास क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जिसकी वजह से हर साल ये वैकेंसी खाली रह जाती है। अब देखो बड़े ध्यान से, अब मैं कुछ उन वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं जो यहां पर काउंटिंग में ज्यादा है। देखो एक्चुअल में टोटल 300 के आसपास, टोटल 300 के आसपास डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी है, 300 के आसपास। एवरेज देखो हर डिपार्टमेंट में 10 वैकेंसी है। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे भी है किसी में 5 है, किसी में 7 है, किसी में 4 है, किसी में 2 है, किसी में 1 है। लेकिन हम उन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं जिनमें अच्छी खासी वैकेंसी है। जैसे आप देखोगे यहां पर टोटल 70 वैकेंसी है। किसमें 70 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर, है ना, जूनियर इंजीनियर में 70 वैकेंसी है आपकी। 18 से 30 साल एज है, पे लेवल 6 है, और पे लेवल 6 का मतलब क्या है सर, 4200 पे ग्रेड है। यानी कि आप समझ रहे हो 4200 पे ग्रेड का मतलब, देसी भाषा में बता दूं, एक सब इंस्पेक्टर के इक्विवेलेंट पोस्ट है पे लेवल 6। इसी प्रकार से देखो यहां पर जूनियर इंजीनियर, ये वाला डिपार्टमेंट अलग है ना, इसमें आपकी 75 पोस्ट है। 12वीं पास आप होने चाहिए, क्या होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। लेकिन इसमें 12वीं में देखो पक्का यहां पर 12वीं में अलग से कोई ना कोई सब्जेक्ट मांग रखा होगा। जैसे आप जूनियर इंजीनियर बना रहे हैं तो पीसीएम मांग रखा होगा पक्का। तो 12वीं पास वाले फॉर्म भर देते हैं, पीसीएम नहीं मिलता, फिर वहां पे क्या होता है, उनका सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। या यहां पे कोई ना कोई आपको डिप्लोमा मांग रखा होगा, वो पक्का देख लेना आप। जैसे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 18 से 30 साल, पे लेवल 6, हायर सेकेंडरी, वैकेंसी है 25, वैकेंसी है 25। यहां पे पर्सनल असिस्टेंट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आप देखो यहां पे ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन से अबव हो, वैकेंसी है टोटल 51। देखो सबसे ज्यादा वैकेंसी यहां पे अभी तक आपको देखने को मिली 197, और किसमें है, सर्वेयर, सर्वेयर, सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 18 से 30 साल, पे लेवल 6, ग्रेजुएशन एंड अबव, 197 वैकेंसी है। 68 वैकेंसी किसमें है, फार्मासिस्ट में, फार्मासिस्ट में 68 वैकेंसी है, टोटल 68 वैकेंसी है। और देखो यहां पर एक वैकेंसी 10वीं पास के लिए भी है, 235। क्या है यहां पर, 10वीं पास के लिए 235 वैकेंसी है। किसका है, मेडिकल अटेंडेंट, मेडिकल अटेंडेंट की 10वीं पास के लिए वैकेंसी है। लेकिन पक्का यहां पर इस मेडिकल अटेंडेंट में कुछ ना कुछ आपको डिप्लोमा होगा, डिप्लोमा होगा तभी आप मेडिकल अटेंडेंट का फाइनली सिलेक्शन ले पाओगे। सिर्फ पेपर पास करना इसका आसान है, पेपर का एक तो लेवल ज्यादा नहीं आता है, और दूसरा क्या होता है, कंपटीशन कम होता है। जो एसएससी में पर्टिकुलर बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं ना, वो इन पोस्टों के लिए फाइट नहीं करते कभी भी, नर्सिंग ऑफिसर के लिए फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास नर्सिंग का डिप्लोमा नहीं होगा कोई भी। तो नर्सिंग ऑफिसर की 107 वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी, 107 नर्सिंग ऑफिसर। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी है 38। आप देखोगे यहां पे लेडी मेडिकल अटेंडेंट की वैकेंसी है 86, ये 86 वैकेंसी है। वार्ड अटेंडेंट की वैकेंसी है 106, ये आपकी 106 वैकेंसी है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है 58, और इसी प्रकार से आप देखोगे जूनियर वायरलेस ऑफिसर की वैकेंसी है 60। आपने देखा ज्यादातर में आपको कहीं ना कोई ना कोई डिप्लोमा मांग रहा होगा। अब देखो ये जिसमें कोई आपको नहीं चाहिएगा, एमटीएस असिस्टेंट, कीपर अटेंडेंट, और टोटल कितनी वैकेंसी है, 64 वैकेंसी है। पे लेवल कितना है, आप बोलोगे पे लेवल 1 है, सबसे गरीब है, कुछ नहीं मांग रहे हैं इसमें, है ना। गर्ल कैंडिडेट इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है ग्रेजुएशन एंड अबव में 98 वैकेंसी। और डिपार्टमेंट कौन सा है, ऑफिस डायरेक्टरेट जनरल, एनसीसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, एनसीसी में, है ना, एनसीसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में
आपको 98 वैकेंसी है, पे लेवल 4 है। पे लेवल 4 यानी कि जैसे टैक्स असिस्टेंट की जॉब होती है ना, टैक्स असिस्टेंट की सैलरी होती है, वो भी पे लेवल 4 ही होता है। अब देखो यहां पे एक और वैकेंसी है मल्टीटास्किंग, किसकी? मल्टीटास्किंग की। अब देखो जैसे मान लो ये गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, इसमें पक्का एनसीसी का सी सर्टिफिकेट मांग रखा होगा। जिसके पास सी नहीं होगा वो इसमें यहाँ पे चाहे पेपर में कितने भी नंबर ले आए, वो सिलेक्शन नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये तो आपको जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, जो पोस्ट आप भर रहे होंगे उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये आपको पता चल जाएगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ है यहाँ पर नॉन टेक्निकल, जिसमें आपकी टोटल कितनी वैकेंसी है? 70 वैकेंसी। आप 10वीं पास होनी चाहिए, 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। टोटल आप देखोगे यहां पर 3003 वैकेंसी है, 3003 वैकेंसी, और 3003 वैकेंसी लगभग 300 डिपार्टमेंट्स में है। आप देखोगे 338 डिपार्टमेंट तो हम यहां जा चुके हैं। 338 डिपार्टमेंट, ये जो है ना ये क्रम, ये डिपार्टमेंट का क्रम है। 338 डिपार्टमेंट की बात मैं आपके सामने कर चुका हूं। अब देखो यहां पर आपको बता दूं रिजर्वेशन रूल क्या है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की बात है तो रिजर्वेशन रूल भी आपको पता होना चाहिए। जैसे जनरल वाला कोई भी बच्चा हो उसको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप ओबीसी हो तो आपका वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस व सर्कुलर डेट। अच्छा, सर्कुलर डेट क्या है? सर्कुलर डेट है आपकी 4 मई 2026। 4 मई 2026 से पहले आपका ओबीसी बना होना चाहिए। दूसरी चीज ईडब्ल्यूएस में एक और दिक्कत है, यहां पर जो वैलिड इनकम एसेट सर्टिफिकेट है वो FY फाइनेंशियल ईयर 2026-27 बेस्ड ऑन 2025-26, मतलब यहां पर 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के बेस पर आपका 2026-27 का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ठीक है, रिजर्वेशन सिलेक्शन यहां पे सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें आपके स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और आपको वार्निंग भी दी है। वार्निंग ये है, अगर आप फॉल्स क्लेम करते हो, है ना, कैंसिलेशन या डिबार या फिर फ्यूचर एग्जाम के लिए डिबार कर दिए जाओगे आपका। अगर आप फॉल्स क्लेम करते हो, मान लो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि एक काम करते हैं, हम पेपर देने के लिए हम या कट ऑफ में पास करने के लिए यहाँ ओबीसी या SC ST भर देते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स भी मिलते तो उनको या तो कैंसिलेशन कर दिया जाएगा, आप कैंसिल हो जाएगा आपका, या फिर जिसके ये तो 100% होना ही है कैंसिलेशन, आपको फ्यूचर एग्जाम में डिबार्ड भी कर दिया जा सकता है। तो इसलिए ऐसी गलती आप मत करना, आप बिल्कुल भी ऐसे फॉर्म मत भरना। अब इसके सिलेक्शन की प्रोसेस ये होती है कि आपको मेरे भाई स्टेज 1 और स्टेज 2 होते हैं। स्टेज 1 होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और स्टेज 2 होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्यों? क्योंकि इसमें तो ज्यादातर बच्चे इसको पास कर लेते हैं, और पास इसलिए कर लेते हैं क्योंकि कट ऑफ कम जाती है, कंपटीशन इतना हाई नहीं है। ठीक है, यहां पे आपका जो मैट्रिकुलेशन लेवल का है उसका अलग पेपर होता है। अगर आप मैट्रिकुलेशन का फॉर्म भरते हो, 10वीं पास का फॉर्म भरते हो तो ये होता है आपका अलग पेपर। हायर सेकेंडरी का यानी कि 12वीं पास का फॉर्म भरते हो तो इसका अलग पेपर होता है, और आप ग्रेजुएशन लेवल का भरते हो तो इसका अलग पेपर होता है। तीनों के अलग अलग लेवल के आपके पेपर होंगे। ठीक है, अब पेपर में बड़ा बदलाव अब की बार देखने को मिला है। अब की बार कट ऑफ और कम जाएगी। क्यों कट ऑफ कम जाएगी? और मे भी बच्चों के लिए पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने देखा ये सारे के सारे जो वैकेंसीज है ये नॉन मैथमेटिकल डिपार्टमेंट की ज्यादातर वैकेंसीज है, और यहां पर आपको अब की बार एक सेक्शनल टाइमर दे दिया कि आप एक पार्ट के लिए आपको 15 मिनट का ही समय दिया जाएगा। मतलब ये है कि आपको अगर मैथमेटिक्स कर रहे हो तो मैथमेटिक्स के लिए 15 मिनट, जीएस कर रहे हो जीएस के लिए 15 मिनट, रीजनिंग कर रहे हो रीजनिंग के लिए 15 मिनट, और इंग्लिश कर रहे हो इंग्लिश के लिए अलग से 15 मिनट मिलेंगे। पहले क्या होता था, मान लो किसी बच्चे ने जीएस करना स्टार्ट किया और जीएस उसने 5 या 7 मिनट में कर लिया, उसके बाद वो रीजनिंग या मैथमेटिक्स पे आ जाता था। अब जब तक 15 मिनट नहीं होंगे तब तक वो वेट करेगा, 15 मिनट ही देने हैं उसको जीएस को। तो यहां पे बच्चों को दिक्कत किस सब्जेक्ट में आ रहे होंगे? रीजनिंग में और मैथमेटिक्स में। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है, आपको बहुत स्पीड चाहिए। यहां पे आप देखोगे एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। प्रत्येक सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन आ रहे होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होंगे। 60 मिनट में आपको टोटल ये पेपर करना होगा, और आपकी यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.5 की।
यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपके 2 मार्क्स प्लस हो जाएंगे, और अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपके 0.5 मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे। यानी कि एक सही और एक गलत करने पर आपको टोटल 1.5 मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बात भी आपको समझनी है। देखो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप तैयारी करना चाहते हो इतने कम समय में, तो यहां पे आपके पास रास्ता यही है कि एडिक्विटी आपका पेपर करा रही है। जो पेपर कराने वाली कंपनी है वो सेम ही मिलने वाली है इसमें, शायद अगर वो सेम मिलेगी तो आपके प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहां पे मिल जाएंगे स्मार्ट विंग्स एप्लीकेशन पर, स्मार्ट विंग्स टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। उसके मॉक टेस्ट आपको यहां पे मिल जाएंगे स्मार्ट विंग्स एप्लीकेशन पर। और क्लासों के लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसमें एसएससी सीजीएल का पूरा एसएससी का 60 डेज का कंप्लीट कोर्स आपका है। आप 60 डेज में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब में भी दिखा देता हूं। जैसे आप प्लेलिस्ट में जाओगे स्मार्ट विंग्स एप्लीकेशन, उस पे यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे प्लेलिस्ट में आपको एसएससी में जो सीजीएल के आप सिलेक्शन फेज के क्वेश्चन आ रहे हैं वो यहाँ पे आपकी एक अलग से प्लेलिस्ट है। आप देखोगे 60 डेज का आपका मैथ का पूरा कोर्स है, इसकी प्लेलिस्ट है। आप इनको जाके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो और कम समय में मैथमेटिक्स को कवर कर सकते हो, ठीक है। कम समय में, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप यहां पर पूरा का पूरा बहुत बड़े बड़े कोर्स कर पाओ। और बड़े बड़े कोर्स करने से सिलेक्शन भी नहीं होना है। सिलेक्शन होना है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पर। आपको बस पेपर में ठीक ठाक स्कोर करना है, यहां पे ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाती, आपको ये मैं बता दूं। देखो ध्यान से, अब मैं आपको बात करता हूं सिलेबस की। देखो ये आपका मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास वालों के लिए, ये आपका 12वीं पास के लिए, ग्रेजुएशन के लिए सिलेबस है। आप देखोगे 10वीं पास वालों के लिए नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के साथ में पूरा का पूरा आपका अर्थमेटिक है, पूरा का पूरा आपका अर्थमेटिक है, ठीक है। अर्थमेटिक में बता रखे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हायर सेकेंडरी वाले में आपका नंबर सिस्टम, पूरा का पूरा आपका अर्थमेटिक, ठीक है ना। अर्थमेटिक पूरा का पूरा है, यहाँ पे ये पूरा नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं। परसेंटेज है, इंटरेस्ट है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, आपका यहां पर क्या है, एवरेज है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, पार्टनरशिप है, टाइम एंड वर्क है। ये अर्थमेटिक है पूरा का पूरा। और इस अर्थमेटिक के साथ में आपका अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है और ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिक्स भी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसी प्रकार से यहाँ पे नंबर सिस्टम, पूरा का पूरा अर्थमेटिक और आपका एडवांस मैथ, इन दोनों में सिलेबस सेम है, ग्रेजुएशन और 12th वाले में। 10वीं वाले में आपका अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक में मेंसुरेशन। इसी प्रकार से ये आपका पूरा का पूरा रीजनिंग का सिलेबस है, आप देख सकते हो आपके सामने है। इसी प्रकार से ये आपका पूरा का पूरा जीएस का सिलेबस है, और इसी प्रकार से पूरा का पूरा आपका इंग्लिश का सिलेबस है। ये रहेगा आपका सिलेबस। आप उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना जिसके आप एग्जाम देना चाहते हो। अब मैं यहां पे बात करता हूं पे लेवल की। जैसे आपने वहां पे देखा था ना, पे लेवल 6, पे लेवल 1, पे लेवल 4, पे लेवल 7। तो आप देखोगे यहां पर अगर हम इस पे लेवल की बात करें, पे लेवल 1 में जो बेसिक सैलरी होती है वो 18,000 होती है, पे लेवल 2 में 19,000 होती है, और ग्रेड पे होता है 1800 और 1900। जैसे आपको पे लेवल 4 की बात की थी, मैंने बेसिक पे की बात किया था 24,000, और यहां पर ग्रेड पे आया था कितना, 2400। इसी प्रकार से जैसे मैंने पे लेवल की बात की थी और मैंने बोला था 4200 पे ग्रेड, तो ये 4200 है, और यहां पर क्या है, ये 42,000 इसका बेसिक पे है। ऐसे ही पे लेवल 7 में 46,000 आपका बेसिक पे है, और ग्रेड पे है 4600। यानी कि अगर हम इस पे लेवल 7 की बात करें, ये आपका एक इंस्पेक्टर के बराबर पोस्ट है, एक इंस्पेक्टर के बराबर पोस्ट है। यहां पर हम देखेंगे 4th ग्रेड से एक इंस्पेक्टर तक की ये सारी की सारी पोस्टें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। और देखो सबसे अच्छी बात मैं आपको यहां बता दूं, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होंगे जहां पे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स मांग रखे होंगे, और उन डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे बच्चे उनको छोड़ देंगे, लेकिन आप अगर फॉर्म भरोगे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, सिलेक्शन लेना आसान होगा। 5, 10, 7 इन पोस्ट पे भी आप फॉर्म भर सकते हो, सिलेक्शन इजीली हो जाएगा।
अब यहाँ पे आपकी सैलरी क्या बनती है, जो मैट्रिकुलेशन वाले लेवल वाले होंगे उसमें 18,000 से 56,900 तक मैक्सिमम अप्रोक्स आपकी सैलरी बनेगी। हायर सेकेंडरी में आपकी 25,500 से 81,000 के अप्रोक्स बनेगी, और ग्रेजुएशन लेवल में आपकी 29,200 से आपकी 92,300 तक की आपकी सैलरी बनेगी। अब देखो, ये थी पूरी की पूरी जानकारी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 की, और इसमें अगर आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है तो सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। अगर अभी भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही एक बेहतरीन और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।